नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सभा दो अतिथियों की है, तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित दोनों अतिथियों का। बाबा रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय हो भक्तों की जय हो, सुबह सुबह जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, इसी के साथ व्यालोक पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम जी। दर्शकों, इजराइल में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया का दौर है, इतने सारे चैनल हैं, ब्रेकिंग खबरें आपके पास हैं, आप सब अपडेट हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक फिलिस्तीन है, एक पट्टी है गाजा पट्टी, और एक संगठन है हमास। जो कुछ हो रहा है, नंगी मरी हुई लड़कियों के ऊपर चढ़ के धार्मिक नारे, मजहबी नारे लगाना, गोलियां, जा सारा कुछ। लेकिन ऐसे में हमें याद आती है कि क्या हमें हमास या फिलिस्तीन या गाजा पट्टी की इन मानसिकताओं को समझने के लिए इतनी दूर जाना है? जरा पता करते हैं कि हमारे यहाँ क्या माहौल है। व्यालोक जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीजें लगभग विश्व के हिस्सों में फैली हुई हैं? चाहे वो यूरोप हो, चाहे कहीं हो। जरा भारत की बात करें तो हमारे गांव, शहर, कस्बों, मोहल्लों में क्या गाजा पट्टी की मानसिकता नहीं है? क्या हमास की मानसिकताएं मौजूद नहीं? उसको गाजा पट्टी की मानसिकता का अगर थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मैं उसे घेटो की मानसिकता कहता हूं। मैं उसे उस इस्लामी मानसिकता का पर्याय मानता हूं जो पूरे विश्व में उम्मत के नाम पर आतंक का पर्याय है। ये वही मानसिकता है जो तथाकथित एक पक्षकार को, जब तक हमास ने 5,000 रॉकेट दागे थे और जब तक इजरायलियों की हत्या हो रही थी, उनकी लाशों पर बर्बर नृत्य हो रहा था, मजहबी नारे लगाए जा रहे थे, अल्लाह अकबर कहकर वो कूद रहे थे, तब तक उस पक्षकार की कलम या कीबोर्ड शांत रहा। लेकिन उसके तुरंत बाद उसको गांधी याद आते हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ऐसा नहीं है। अगर आप एक आंख के बदले सर उतार देते तो यह जहर कब का उतर चुका होता। ये वही मानसिकता है जो हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को अफगानिस्तान के मीनारे दुख्तर पर नीलाम करती थी 1 दिनार और आधा दिनार में, और वहां से ये 1100-1200 ईस्वी से लेके 1990, 97 या 2010 तक जो हमने इराक में देखा है, सीरिया में देखा है, यजीदी लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाते हुए देखा है, उनको जंजीरों में जकड़कर उनकी बोलियां लगी हैं। अफगानिस्तान में आज शरिया के शासन के नाम पर क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, जब सरेआम सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। और मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। आज जिस तरह यरूशलेम की मस्जिदों से अपील की जा रही है पूरे इस्लामी उम्मत को इकट्ठा करने की, खुद हमास ने की है, क्या 1990 में कश्मीर की मस्जिदों से वो नारे नहीं लगे थे? क्या कश्मीर में दीवारों पर वो पर्चे नहीं चिपकाए गए थे जिसमें 3 नारे दिए गए थे कि कश्मीरी हिंदुओं, या तो कश्मीर छोड़ दो, तुम चले जाओ, अपनी औरतों को छोड़ दो। और 3 विकल्प थे, आलिव, गालिव और चालिव, यानी या तो हमें मिल जाओ, या छोड़ दो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप कहाँ नहीं देखते हैं। अभी पाकिस्तान की टीम ने कहा, क्रिकेट बहुत सुपरफिशियल चीज है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक मानसिकता है, वह मानसिकता आपको अहमदाबाद और इसमें दिखी होगी, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर ने कहा कि हैदराबाद और अहमदाबाद में हमारा स्वागत, भव्य स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान वहां ज्यादा संख्या में है। और मुझे जरा ये बताए, एक अंतिम लाइन में ये कहना चाहूंगा फिलहाल, कि अभी तुरंत कह दिया जाएगा, जो ये कवर फायर देते हैं इस्लामिक आतंक को, वैसे ये दोनों एक ही पहलू है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जो इस आतंक को कवर फायर देते हैं कि ये असली इस्लाम नहीं है। तो मुझे बताइए कि अफगानिस्तान में जो 1100-1200 ईस्वी में हुआ, 2000 में जो इराक और सीरिया में हुआ, अभी जो इजराइल में हो रहा है, उनकी महिलाओं की नंगी लाशों पर ये लोग थूक रहे हैं, ये लोग बर्बर
उत्सुकता से उस पर नाच रहे हैं, और उसके आसपास आप ये देखेंगे कि वो आतंकी केवल हमास के नहीं नाच रहे हैं, उनके साथ के सारे लोग, और उनको जो ये हिंदुस्तानी मुसलमान कवर फायर दे रहे हैं, ये अगर गाजा पट्टी नहीं है तो और क्या है। तो हमारे आपके आसपास सैकड़ों गाजा पट्टियां हैं, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। ये सबसे शॉकिंग है कि जिस तरीके से भारत के, चाहे आज सोशल मीडिया का दौर है और अभिव्यक्ति के इतने प्लेटफॉर्म, इतने तौर तरीके मौजूद हैं कि बात जो है वो दिल की है, वो जबान तक आ जाती है और वो समाज के सामने है। आपने बिल्कुल कहा, सही कहा ब्यालोक जी, कि जो कवर फायर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में उच्चतम घृणित है। बाबा जी, जैसा कि ब्यालोक जी ने बात शुरू की कि वाकई क्या हमारे हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के आसपास इसी तरह की मानसिकता मौजूद है जो आज हम इजराइल में देख रहे हैं? इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कितनी गादा पट्टी हैं, कितने हमास हैं, इसकी तो खैर गिनती ही नहीं है। और पर कुछ एरियाज ना हम लोग ऐसा समझते थे, ऐसा हम लोग को गलतफहमी थी कि कुछ एरियाज महफूज हैं जहां ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल 47 के बाद जब विस्थापन हुआ तो कुछ एरियाज खाली हो गए थे। जैसे पंजाब जो है ना ज्यादातर खाली हो गया था इनसे, हिमाचल में इनका प्रकोप नहीं था, उत्तराखंड में ज्यादा नहीं था, हरियाणा में नो मेवात को छोड़ दीजिए तो ज्यादा नहीं था, क्योंकि दीज एरियाज वर क्लोजर टू पाकिस्तान, तो इनके लिए माइग्रेशन आसान था। द माइग्रेशन वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। पर सर पिछले कुछ सालों में एक नया चलन चला है। मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ कि अचानक एक व्यक्ति आता है पता नहीं कहां से, और वो दुकान, बड़े शोरूम को किराए पर लेने की बात करता है, और जिस दुकान का किराया 30,000 रुपया है उसमें वो सीधे 2.5 से लेके 3 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख की ऑफर देता है। अब दुकानदार कहता है कि यार मैं तो मरा जा रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग के कारण, मेरी तो बिक्री एकदम खत्म है। अगर मुझे घर बैठे अपनी दुकान का ही 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मिल रहा है, मतलब मार्केट रेट का 5 गुना तो मिनिमम से शुरू होती है बात। और ऐसा एकाध नहीं हुआ है, हजारों ऐसी दुकानें खुली हैं जिन्होंने 5 गुना ऑफर किया है किराया। और फिर कपड़े की दुकानें हैं, मैक्सिमम ज्यादातर दुकानें कपड़े की। यह भी एक बड़ा अजीब सा एक जांच की विषय है। एनआईए, मैं तो कहता हूं कि इस पे जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो दुकान फाइनल होती है, आनंद फानन में 15 दिन में शोरूम बन के तैयार होता है और वो फिर कपड़े से भर जाती है। और दुकानदार, मार्केट ये कहती है कि सर जिस दाम में हम लोगों को खरीद नहीं मिलती उस दाम में बेचा जा रहा है। और ऐसा एकाध नहीं है, ऐसे हजारों दुकानें। अच्छा, यही सेम मॉडल ऑपरेंडी उत्तराखंड में अपनाई जा रही, यही सेम मॉडल ऑपरेंडी हिमाचल में अपनाई जा रही है। और ये आज से नहीं चल रहा है, इसको शुरू हुए करीब करीब 5-7 साल हो गए। अच्छा, पंजाब के तो हर छोटे शहर की बात छोड़ दीजिए, हर छोटे कस्बे में ये घुस रहे हैं। अच्छा, हिंदू इतना गहरी नींद सोया है। अच्छा, आसपास के लोग मना करते हैं कि अरे मत दो इनको, मत दो, अरे इनको मत दो। पर सर 5 गुना किराए का जो लालच है, लोग अपनी चली चुलाई दुकानें बंद कर रहे हैं, इनसे सौदा कर रहे हैं और इनको किराए पे दुकान दे रहे हैं और कहते हैं यार अब हमें जरूरत है कि हमें तो 2.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। दुकानदार ये पूछता है कि यार एक तो इनको माल कहां से मिल रहा है, और दूसरा इतना किराया दे के, और दुकान के बाकी खर्चे होते हैं, बिजली का बिल होता है, ये आखिर कमा क्या रहे हैं? अच्छा, ग्राहकों की है कि उनको माल सस्ता मिल रहा है तो उनको इससे मतलब नहीं है कि वो एक नए जिहाद, अच्छा जैसे जमीन जिहाद चल रहा है, जैसे लव जिहाद चल रहा है, क्या ये कोई नया जिहाद चल रहा है क्या? हाँ,
व्यालोक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी व्यालोक जी। ये कोई नए किस्म का जिहाद नहीं है। इसमें जैसे दद्दा ने पूछा कि कहाँ से आ रहा है वो माल, तो बांग्लादेश हम लोगों को याद होगा। बांग्लादेश में अगर आप अपने नाम से लेने जाएं, वहां के बड़े व्यापारियों से, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अभी कॉटन के या कपड़ों का जो भी होता है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। वो उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहां से जो माल आता है, अगर आपका नाम बाबा रामदास है या व्यालोक है या अवनीश शर्मा है तो आपको माल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सलीम हैं, जावेद हैं, मोहम्मद अख्तर हैं तो आपको माल मिलेगा। तो माल की कहानी तो वहां से सुलझ गई। दूसरी बात यह है कि आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं लगातार हलाल टैक्स के नाम पर, वो तो जकात में लगाते हैं। वो सारा पैसा कहाँ जाता है? आप चाहे बिहार के सिवान चले जाएं या गोपालगंज चले जाएं या बिहार के मधुबनी चले जाएं, बिहार के सीमांचल चले जाएं, लगभग वहां की 50% मुस्लिम आबादी आज अरब में जाती है, कमाती है। और ये सारा खेल शुरू हुआ है 1980 के लास्ट से, उसके दशक से, 1990 से, जब राम मंदिर आंदोलन अपने शीर्ष पर था। और आज भी ध्यान रखिए कि मुझे एक भी मुसलमान यह नहीं मिलता है, चाहे वो पंचर साटने वाला सलीम हो या बड़ी बड़ी कहानियां लिखने वाला असगर वजाहत हो, जो यह न कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। उस एक ढांचे को लेकर इनका पूरा का पूरा सिस्टम। और देखिए, इस्लाम में 3 हरावल दस्ते होते हैं। एक जो आगे जाकर आक्रमण करता है, दूसरा जो उनको कवर फायर देता है, जिसमें बीवियां हैं, अरफा खानम है, सबा नकवी हैं और राणा अयूब हैं वगैरह वगैरह, या आपके रवीश हैं, विनोद कापड़ी हैं, जो भी हैं, अभिसार शर्मा हैं, आप नाम लेते जाइए। दूसरा दस्ता ये होता है। और तीसरा दस्ता ये होता है जो यह कहता है कि नहीं, इस सब से कुछ नहीं होगा, हमें मेल मिलाप के साथ चलना चाहिए, जिसमें आपके फावेद अख्तर साहब आते हैं, असगर वजाहत साहब आते हैं, ये लोग आते हैं कि नहीं, ये सच्चा इस्लाम नहीं है, ये फलाना इस्लाम है। पाकिस्तान में 1940 के दौर में एक लाला जी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी 20 लाख रुपए में। उस समय का 20 लाख आज का कितना होगा मैं तो हिसाब नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन कम से कम 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए, या 80-90 करोड़ तो होगा ही होगा। उस कॉलेज पर आज भी आप रंग रोगन जब उखड़ता है तो वो पट्टिका लगी हुई है, लेकिन उस कॉलेज का नाम हो गया है लाहौर इस्लामिया कॉलेज। तो जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं ना, जो रवीश पांडे जैसे लोग हैं, जो पूछते हैं कि अगर जनसंख्या अधिक हो गई तो क्या होगा, तो वही होगा जो हमास में हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो यूपी के कुछ जिलों में अब भी हो रहा है, बावजूद इसके कि वहां योगी महाराज का शासन है। और ये पूरे देश में हो रहा है और ये पूरे देश में होगा। जहां तक वो नए प्रकार के जिहाद की बात है, उसका सीधा लेन देन बांग्लादेश से है। और आपको आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी ने अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बुलाया था G20 में, और बांग्लादेश पर कुछ खास कृपालु हो रहे हैं। वह कृपालु ऐसा होना नहीं है कि उनको बहुत प्रेम आ गया है बांग्लादेश पर, वह अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं कि इस सोर्स को खोजें, इसका तोड़ निकालें और कैसे इस गठजोड़ का सामना किया जा सके उस मामले में। और इसीलिए बांग्लादेश का विपक्ष जो है वह यह भी आरोप लगा रहा है कि पिछले चुनाव में भी भारत ने इसमें दखल दिया था और इस चुनाव में भी भारत दखल दे रहा है। तो आपके माध्यम से दर्शकों श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारत दखल दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मालदीव में तो चीनी गुर्गा आ चुका है, श्रीलंका चीन के हाथों जा चुका है, पाकिस्तान लगभग बिका हुआ है, और पाकिस्तान तो खुद ही कितने टुकड़े होगा वहां कोई पता नहीं। और फिर वहां के आतंकी कहाँ जाएंगे? वहां के आतंकी भारत में ही घुसेंगे। इसलिए अगर भारत दखल दे रहा है और प्रोएक्टिव हो रहा है तो यह बहुत जरूरी है। कम से कम मोदी जीवा को इतनी समझ है और एस जयशंकर को कि वह लोग इस खतरे को भांप रहे हैं। और इसीलिए एक आखिरी वाक्य फिलहाल का ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव चुनाव नहीं है,
यह चुनाव बिल्कुल पाले में है। जो लोग कहते हैं ना कि ध्रुवीकरण हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, इस चुनाव में अगर भारत की जनता सोती रही, भारत की हिंदू जनता सोती रही, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बाबा जी, अभी जैसे व्यालोक जी ने ये जो कारण बताया, सवाल एक तरह से आपका था, जो पंजाब का आपने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताई जो हो रहा है। दर्शक अब इसको कनेक्ट करेंगे कि और पंजाब के अलावा और बाकी कहाँ हो रहा है। मैं भी ऐसा कुछ महसूस करता हूँ अपने आसपास अगर देखता हूँ तो निश्चित तौर पर। अब उसका जवाब जो व्यालोक जी से निकल के आया, तो यहाँ क्या इस बात की पुष्टि हो जाती है क्या कि ये भी एक तरह का जिहाद है, जिसको आप ये कहिए कि साहब व्यापार जिहाद या बाजार पर कब्जा, इस तरह की कोई बात? तो देखिए, इसकी बहुत गहराई में जाके जांच करने की जरूरत है। ये कयास लगाने से पर काम नहीं चलेगा, और इतनी गहरी जांच की कोई सरकारी एजेंसी के अलावा कर नहीं सकती। अच्छा, ये मैंने ना ये चीज मैं आपको बताऊं, जब मुझे, अच्छा ये बातें मैं पिछले 5-7 साल से सुन रहा हूं पंजाब में, और जो समझदार लोग हैं वो इसको बहुत बड़े खतरे के रूप में लेते हैं पंजाब में। अच्छा, फिर मैंने कोशिश की जानने की कि हरियाणा में क्या पोजीशन है, तो मैंने पानीपत वगैरह में, बहुत सारे मेरे मित्र हैं और भी नजदीक के इलाकों, तो पानीपत में या हरियाणा में मुझे कुछ बहुत ज्यादा अलार्मिंग रिपोर्ट नहीं मिली है। पर सर पंजाब में तो इतनी तेजी से घुस रहे हैं, इतनी तेजी से घुस रहे हैं कि इसमें मुझे कोई बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिजाइन लगता है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ इतनी सी बात खतरनाक नहीं सर। देखिए, बैक्टीरिया जब भी तभी पनपेगा जब उसको अनुकूल माहौल मिलेगा, जब नमी होगी और अनुकूल तापमान हो। नमी और तापमान अगर नहीं है तो दुनिया की कोई फंगस और कोई बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता। ये नियम है विज्ञान का। सर बात यह है कि वो नमी और वो तापमान इनको पंजाब में मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंजाब में नमी और तापमान है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल मैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे पंजाबी चैनल्स को और पंजाबी पोर्टल्स को, जो कि पंजाबी गुरमुखी भाषा में ही लिखते हैं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे में मुझे पंजाबी पढ़ना सीखना ही पड़ेगा, हालांकि गूगल ट्रांसलेशन बहुत मदद करता है। तो सर मैं ना देखता हूं कि जब ऐसी कोई घटना होती है ना, गदापट्टी और हमास जैसी, तो कौन सा वर्ग किसको सपोर्ट कर रहा है, और उससे मैंने कहा, मैं तो सोशल मीडिया को थर्मामीटर की तरह इस्तेमाल करता हूं। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि फर्जी आईडी से भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। ठीक। पर जैसे कल शर्जील इमाम था, कौन था, किसने कहा कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट फलस्तीन? अकेला वो नहीं है। शर्जील इमाम के आईडी से भी हुआ है। हाँ, अकेला वही नहीं है, तमाम है। इसके बाद कल सत्यहिंदी.com के सारे पत्रकार बैठ के इजराइल को कोस रहे थे कि ऐसे कैसे मार दोगे, ऐसे कैसे हमला कर दोगे, ऐसे कैसे नेस्तनाबूद कर दोगे। ये तो बहुत इजराइल को कोस रहे थे सत्यहिंदी.com। तो भैया इसके बाद सुनिए, सिख कम्युनिटी से क्या आवाजें आ रही। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि सिख कम्युनिटी, अभी जब इंडो कैनेडियन जब टेंशन हुई हैं, डिप्लोमेटिक तसल हुई है, तो उसमें कनाडा के साथ खड़ी थी। आज मैं देख रहा हूं फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। सर ये आपको अलार्मिंग बात नहीं लग रही कि उनका स्टैंड एंटी इंडिया हो रहा है और एज ए कम्युनिटी हो रहा है? अच्छा, जो लोग न्यूट्रल है या जो लोग प्रो इंडिया है वो चुप क्यों रहते हैं? जो एंटी इंडिया है वो इतना चिल्ला के बोल रहा है, माइक से बोल रहा है। आप प्रो इंडिया है तो आप चुप क्यों हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है।
बिल्कुल देखिए, सही मैं बात जब है। मैं जब मुद्दों पे आवाज उठाता हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने सुशील कुमार से लेकर आज तक इस मुद्दे पे, पहलवानों वाले मुद्दे पे मैं कितना मुखर होकर चिल्लाया है, हम्म। गला फाड़ के चिल्ला, तो सब लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बोलते हैं। मैं कहता मैं नहीं, मेरा सवाल है, तुम ये मुझसे मत पूछो कि मैं क्यों बोलता हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्यों नहीं तुम चुप बोलते, क्यों हो? हम्म। तुम चुप क्यों हो। सर, मैं जितने भी प्रो इंडिया आवाजें हैं इन कम्युनिटीज में, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख हो, कोई भी, मैं उनसे पूछता हूं, जब एंटी इंडिया फोर्सेस इतना मुखर होके सरेआम अपनी ओरिजिनल आईडी से चिल्ला रही हैं, तुम चुप क्यों हो। हम्म। सर, ये जो चुप्पी है ना, ये सबसे खतरनाक है। बहुत। और एक कहावत भी कही जाती है सो कॉल्ड बौद्धिक खेमों में कि चुप्पी, खामोशी वो बहुत तेज शोर करती है और बहुत तेज आवाज में बोलती है। हालांकि ये एक स्मार्ट टूल भी है कि कैसे किसी बात पर चुप रह लिया जाए। अच्छा व्यालोक जी, मैं जी। थोड़ा सा आपको पहले लेके चलूंगा जरा। आप हमने बाबा रामदास जी, आपको भी याद आएगा, यासिर अराफात को हमने अपने किशोर समय में जो उनको जाना, जो उनके बारे में भारत में लिखा दिखाई देता था, जो उनकी छवि की मार्केटिंग भारत में होती थी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सौजन्य से, हाँ, तो यासिर अराफात जैसा व्यक्ति जो कि खूनी संघर्ष का नायक था, उसको हमारे यहाँ सुपर हीरो, हम लोग तो यही जानते हैं वैलोक जी ना, ये भरम हमारे सामने बनाया गया ना। नहीं, केवल आज का हम लोग भारत, आज का भारत उसी फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर आई स्टैंड विद इजराइल हमारे प्रधानमंत्री ये ट्विटर पर, एक्स पर शुरू करते हैं। और एक वो दौर जहां हमने यासिर अराफात को भारत का मित्र, दोस्त, गले लगाने वाला, चिपक के टहलने वाला एक आइकॉन देखा है। ये क्या था सर? नहीं नहीं, ये किस केवल स्तर का जिहाद था? केवल एक आतंकी यासर अराफात को हमने हीरो नहीं बनाया। आज भी आप देखिए, इस देश में आपने किसी यूरोपियन को नहीं देखा होगा कि वह अपने बच्चे का नाम हिटलर रख ले। वहां से मैं शुरू करता हूँ। आपने कभी किसी यूरोपियन को देखा है कि उसने हिटलर नाम रख लिया है? मुझे लगता है कि शायद रशिया में भी स्टालिन नाम किसी ने नहीं रखा होगा। लेकिन ऐसे हम्म। नमूने भारतवर्ष में आपको मिलेंगे जो स्टालिन नाम रखते हैं, तैमूर नाम रखते हैं, जहांगीर नाम रखते हैं, मानवीय इतिहास ओसामा, के सबसे ओसामा, ओसामा ओसामा। ओसामा नाम रखते हैं। मानवीय इतिहास के सद्दाम भी एक समय बहुत प्रचलित नाम था। बहुत, सद्दाम, अरे हमारे बचपन में सद्दाम मतलब मुसलमानों में लगभग प्रचलित नाम था। अकबर है, हुमायूं है। मानवीय इतिहास के जितने दुर्दांत हत्यारे हैं, जितने नराधम हैं, उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम, केवल और केवल भारतवर्ष में ऐसे नर पशु हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो अपने बच्चों का नाम रखते हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कि केवल यासर अराफात की बात नहीं है। हमारे लिए तो चेगवारा को भी आज भी बहुत सारे डीयू के बच्चे, जेएनयू के बच्चे चेगवारा की टी शर्ट पहनते हैं। एंड व्हाट वाज ही वाज अ ब्लडी कोल्ड ब्लडेड एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट। बिल्कुल ठीक। और उसने बोलीविया में ही नहीं किया, उसने हर एक जगह किया। और वो आज कल लाल आतंक पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कल या परसों एक बैठक हुई है। आज जिस रेड एक्सट्रीमिज्म पर हम बात कर रहे हैं, उसके तमाम दुर्दांत हत्यारों को हमारे यहाँ नक्सलबारी नक्सलबारी लाल सलाम कह के और उनको पेश किया गया। हमारे भारतवर्ष में ऐसे नमूने थे जो माओ को, जो दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है, उसको अपना चेयरमैन बताते थे। तो भारतवर्ष में यह नई बात नहीं है। नई बात यह है कि अब इसका प्रतिकार हो रहा है। नई बात यह है कि मोदी जी वह शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, मैं शायद सही ही हूं, अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा या कोई ना कोई दर्शक श्रोता मुझे करेक्ट कर देंगे। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजरायल की यात्रा की। बिल्कुल जी, सही है। हमने इजरायल को मान्यता देने में इतने साल लगाए जितने फिलिस्तीन को नहीं। और आज फिलिस्तीन क्या है, जिस गाजा पट्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां हमास नामक आतंकी गुट, हमास क्या है, कोल्ड ब्लडेड हत्यारे हैं। आप हमास को देखिए, वो चेहरा छुपाए रहते हैं, वो अजीब तरह का मास्क पहनते हैं,
वो जब गलियारों में घूम रहे हैं, तो आप हमास के लोगों को देखिए, तो वो आतंकी हैं, वो हत्यारे हैं। गाजा पट्टी पर उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है, और जो फिलिस्तीन का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहा जा रहा है मोहम्मद अब्बासी, उसका एक छोटे से हिस्से पर बस कब्जा है। फतह नाम का ग्रुप, जो तथाकथित मसीहा यासर अराफात वाले गुट का नेता है, ठीक है, उस पर भी अब उसकी पकड़ छूट गई है। तो मतलब ये कि अब पूरे जो भी वेस्टर्न बैंक है और गाजा पट्टी है, उस पर आतंकियों का कब्जा है। इजराइल से केवल ये चूक हुई है कि वह अपने पूजा पाठ वाले दिन उसने अपने गार्ड्स थोड़े ढीले कर दिए। देखिए, ये जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, ये पॉलिटिकल जो एक थॉट है, इसको मैं मजहब नहीं कहता, इसको मैं रिलीजन नहीं कहता। ये जो पॉलिटिकल थॉट है, इसके साथ आप लगातार युद्ध में हैं, और युद्ध में अगर आप हैं तो हमारे यहाँ 2-3 लोगों ने इसको समझा, बाकी 1200 वर्ष से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे खंड खंड हो गए। अभी भी हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसके साथ कैसे डील करें। इसको थोड़ा बहुत म्यांमार ने समझा, तो उसने, क्योंकि आप, और थोड़ा बहुत चीन ने समझा है, जब वह इन लोगों को नॉर्मलाइज कर रही है। चीन का बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगता है, चीन से मेरे बाकी मतभेद होंगे, लेकिन वह कहता है कि हम इनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो वह उनको अपनी जनजाति के लोगों को भेजता है, उनके साथ रखता है, मस्जिदों पर जो कर रहा है। चीन के मसले पर किसी भी की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान में चाइनीज घुस के पाकिस्तानियों को मारते हैं, बलूचिस्तान में जो दंगा हो रहा है, गिलगिट पाकिस्तान बाल्टिस्तान जो उन्होंने कब्जाया हुआ है जबरदस्ती हमसे, वहां पर लगातार हमले होते हैं, लगातार चीजें होती हैं, और चीन इसीलिए अब बौखलाया भी हुआ है उस पर, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन ये देखिएगा आप, एक आध दिन में गेटवे ऑफ इंडिया, आजाद मैदान या इंडिया गेट पर, और कुछ करे न करे, मोमबत्ती जरूर निकालेंगे। मैंने कहा था कि इस्लामिक जो आक्रमणकारी दस्ता है, उसमें 3 तरह की टुकड़ियां हैं। वो जो दद्दा ने कहा ना कि चुप्पी वाले लोग, वो तीसरा वर्ग है, जो चुप भी रहता है और जो उनको सपोर्ट भी करता है। आखिरकार ये सब के सब सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो इस विचारधारा को एक स्वस्थ विचारधारा मानकर आप कैसे रह सकते हैं, जो आपको अंधेरे में, जो आपको जहालत में धकेलता है, जो पूरी दुनिया को एक रंगा करने पर, अभी अवनीश भाई के पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक उसी रंग में ये रंगना चाहते हैं ना। इनके पास और तो कोई रंग नहीं है। और वो कालापन क्या है? वह सभी रंगों की अनुपस्थिति है। जहां तक मुझे विज्ञान याद आता है, शायद वही कहते हैं ना कि काला शायद तभी होता है जब कोई रंग वहां नहीं है। तो ये पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को उसी एक रंग में रंग देना चाहते हैं। इसलिए इनके साथ आपको लगातार सावधानी बरतनी होगी। इनके साथ आपको लगातार युद्धरत रहना पड़ेगा, और आप सभ्यता के युद्ध में हैं। यहाँ पर आपका ये स्टैंड नहीं चलेगा कि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मेरे घर तक नहीं आया। और जो ये लोग कहते हैं, हमारी बात सुन के कुछ सेकुलर्स ये भी कहेंगे कि हम लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी रचने वाले हैं। इतना कहाँ होता है यार, इतना कैसे होता है? 1947 का लाहौर, 1990 का कश्मीर, 2022-23 का बिहार, यूपी, सीमांचल, और 2020 का दिल्ली, ये सब के सब पड़ाव हैं। नूह और मेवात भी उस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल, मेवात 2023 के जोड़ लीजिए। ये सब केवल पड़ाव हैं, और अगर अभी आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो आज मेरे घर पर वो आए हैं, कल आपके घर पर आएंगे। और ये कोई विवाद का विषय नहीं है, यह कोई धर्म चर्चा का विषय नहीं है कि ब्रह्म एक है और मैं अद्वैत की चर्चा करूं। नहीं, ये मेरे सभ्यता पर, मेरे प्राणों पर संकट है, और इसका मुझे प्रतिकार करना ही होगा, बस। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। बाबा जी, अभी देखिए व्यालोक जी ने एक चीज कही ना कि अभी सेकुलर कहेंगे कि अरे नहीं, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि चुप रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि न बोलना विरोध है लेकिन नहीं बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुप्पी बहुत बड़ा सपोर्ट भी होती है, जो व्यालोक भाई ने कहा। अच्छा, एक चीज और बाबा जी देखिए, यहाँ पे
हमास का जो हमला पहले दौर का हुआ है, तो वो कहाँ घुसे हैं? वो उन इलाकों में इजराइल के घुसे हैं जहां एक मिश्रित आबादी है। एक बड़ा सेक्शन इंटरनेशनली, मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूं, और वहां ये पाया जा रहा है कहते हुए कि और रहो मेल मिलाप करने के अंदाज में, जहां वो हैं उनके साथ सट के रहो, जो कि भारत के तमाम पाखंडी शुद्धतावादी जिसको सह अस्तित्व की भावना कहते हैं। तो क्या बाबा जी ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ पाखंडी शुद्धतावादी हैं या सेकुलर, हालांकि सेकुलर शब्द तो इस देश में गाली हो जाना चाहिए, वो गाली हो चुका है, तो मिल के रहो, मिलजुल के रहो, तो देखो इसराइल में सबसे पहले लॉट में वही काटे गए हैं। हालांकि हर एक मौत से संवेदना होनी चाहिए, जितनी घृणित तस्वीरें आ रही हैं और जितने घृणित वीडियो आ रहे हैं, उसके बाद तो मतलब कलेजा कांप जाता है। लेकिन सह अस्तित्व की भावना का अगर पिछले 48 घंटों से बात की जाए, तो इजराइल के उन्हीं हिस्सों में हमास का हमला सबसे पहली दौर में हुआ है और सबसे ज्यादा विभत्स हुआ है और काटे गए हैं, मारे गए हैं। वो तो मिक्स आबादी वाली लगभग इलाके हैं। तो ये कहाँ से आती है सह अस्तित्व की भावना? क्या ये कहीं औचित्य रखती है क्या? जी सर, ये मैं ये कहता हूं कि ये जो अभी जो लेटेस्ट हुआ है सर, अगर इसको देख के भी ये सहअस्तित्व वाले नहीं चेते सर, ये एक बहुत बड़ी अलार्म बेल है। और सिर्फ किसी एक एरिया के लिए नहीं सर, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी अलार्म बेल है। और मुझे लगता है कि ये जो मजहब है ना, ये अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। वो याद है महाभारत में जब अंतिम युद्ध हुआ है भीम और दुर्योधन का, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था कि ये आज वो युद्ध लड़ेगा जो इसने आज तक कभी नहीं लड़ा, क्योंकि इसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में, और ये इतने लंबा इतिहास का जो खंड है, काल है, इसमें 10, 20, 30 साल बहुत छोटा पीरियड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 10 से 20 साल, ज्यादा नहीं, मैं इसको 20 साल से ज्यादा का समय नहीं दूंगा, पर ये इस्लाम के अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। और अंतिम लड़ाई हमेशा बहुत भीषण होती है। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि कल की इस घटना से सर, अब तक क्या होता था कि छोटे छोटे एम्बुश होते थे, कहीं एक बम लगा दिया, कहीं एक घुस के थोड़ी सी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी, 10-20 लोग चले गए। कल तो इजराइल ने कहा कि इट इज नॉट एन ऑपरेशन, नो, वी आर इन वॉर। यस सर, वी आर इन अ वॉर। अब बात यह है कि इस वॉर में भी हमें चिन्हित करना है सत्यहिंदी.com के खेमे में खड़े लोगों को, जो अब भी वॉर डिक्लेयर हो चुका है सर। और सुनिए, वी आर इन अ वॉर, नॉट ओनली इजराइल, द वर्ल्ड इज इन अ वॉर। और सत्यहिंदी.com आज भी उनके खेमे में खड़ा है। सर, ये जो युति है ना, ये वो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं जब 4-6 पार्टियां मिल जाती हैं? अघाड़ी। ये जो अघाड़ी है ना सर, इसको चिन्हित कर सर। सब एक मिनट, उनको बाद में देखेंगे सर, पहले इनको देखिए जो उनके साथ खड़े हैं। ठीक बात है, ये बात ब्यालोक जी बहुत बार रिपीट करते हैं जब भी हमारी आपकी चर्चा होती है। बिल्कुल सही। ये अघाड़ी वो तो सर, वो तो चिन्हित है ना। एक मिनट सर, बात ये ना कि जब दो सेनाएं लड़ती हैं तो सामने खाकी लड़ रही है, मान लीजिए, हम यहाँ ऑलिव ग्रीन है सर, ये लोग ऑलिव ग्रीन पहन के उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि पहचाने किसके। ऑलिव, सामने वाला ऑलिव ग्रीन पहन के लड़ रहा है, आपकी सेना में पता लगा कि पहने हैं ऑलिव ग्रीन, लड़ रहे हैं खाकी की तरफ से, तो क्या करेंगे सर?
सर इनको चिन्हित कर, अच्छा इनको चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है। आप उनके ऊपर एक्शन लेने से पहले पहचान ही बताए कि अरे कहीं अपना तो नहीं है। इस लड़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, आप देख लीजिएगा आगे चल के भी। ठीक बात है। हमारे और ये लिए जो बहुत से लोग उनकी तरफ से लड़ेंगे। हाँ हाँ, आप जो ये कह रहे हैं ना कि पहचान कौन वाला जो संकट है कि भैया ये कौन हाँ है, ये पहचानना संकट है। तो क्रिश्चियन जो पैटर्न है उसको आप देखिए। इसी देश में पहले क्या होता था, जैसे ही अगर मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में उनका पदार्पण हुआ यानी कन्वर्जन हुआ, तो फिर अवनीश रॉबर्ट या अजित विलियम या व्यालोक एंथोनी, इस तरह की चीजें होती हैं। अब क्या होता है, अवनीश शर्मा ही रहते हैं, अजित सिंह जी ही रहते हैं, हाँ व्यालोक हाँ पाठक ही रहते हैं। हाँ क्रॉस जो है उसने जनेऊ पर, उसने शिखा पर बड़े आराम से कब्जा कर लिया है। तो ये एक पैटर्न आपका जो आप कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक स्तर पर है, और यही वैचारिक स्तर पर है जब आप सत्य हिंदी.com की बात करते हैं या उस जैसे गिरोहों की बात करते हैं। अच्छा भाई आलोक जी, यहाँ देखिए बाबा रामदास जी ये कह रहे हैं कि ये संभवतः इस्लामी आतंकवाद या उसके जो रेडिकल इस्लाम है उसका अस्तित्व का संकट है, यानी उच्चतम लड़ाई है और ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके विस्तारवाद का दौर है। देखिए ऐसा है कि ये सब रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक आतंकवाद, मैं अब इन शब्दों से भी परहेज करता हूँ। इस्लाम इस्लाम है और उतना काफी है। वो पॉलिटिकल थॉट है और उसको उसी तरह से ट्रीट करने की जरूरत है। जो आपने और दद्दा ने जो बात कही, देखिए युद्ध में हम सभी हैं, पूरा विश्व है, और ऐसा नहीं है। आप देखिए कि उनका सामना एक ऐसे दूसरे पॉलिटिकल थॉट से भी है, यानी ईसाइयत से भी, जिनके साथ वो 200 वर्षों तक सो कॉल्ड क्रूसेड या जिहाद कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो केवल हम ही पर हमला कर रहे हैं, वो हर पर हमला कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही युद्ध में है। और हाँ, जाहिर तौर पर ये उनके अंतिम दौर की इसलिए है क्योंकि एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं। कल मैंने एक जगह बात कही थी कि उनके अंदर से भी छटपटाहट होगी, बहुत कम संख्या में है, 0.000, लेकिन हिंदुत्व के साथ जो उनका 1200 वर्षों का लेन देन हुआ है, या 600 वर्षों का मान लीजिए, 1200 वर्षों का नहीं भी, मैं पहले आक्रमण से मानता हूं, लेकिन मान लीजिए कि मुगल काल से ही मान लीजिए, क्योंकि फिर कुछ सो कॉल्ड इतिहासकार आ जाएंगे कि अरे नहीं जी वो तो तुर्क थे जी, वो तो मंगोल थे जी, वो तो अलाना थे जी, फलाना थे जी। मंगोल जब तक मंगोल थे तब तक उन्होंने क्या किया, और जिस पल वो इस्लामिक हुए उसके बाद उन्होंने क्या किया, यह देख ली। तो वो फर्क साफ साफ नजर आता है। एक्स मुस्लिम्स की संख्या बढ़ रही है। जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 साल पहले मैं इतना खुल के बोलता था तो मुझे 5 लोग भी सुनते थे। मेरे अपने घर में मुझे चुप करा दिया जाता था कि तुम कम्युनल हो, तुम सिनिक हो गए हो। लेकिन अब मैं देखता हूं, सामान्य जनता की मैं बात कर रहा हूं, और इन्होंने जिस चैनल का नाम लिया उसका मैं नाम भी नहीं लेता, वो केवल नाम के लिए उसमें सत्य है, बाकी केवल और केवल वहां गिरोहबाज। आप नाम देख लीजिए ना, उसमें आशुतोष है, उसमें मैंने और इसीलिए कौन गिरोह कौन है। शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, तो वो गिरोही हैं, वो गिरोही जो बैठ के बोल रहे हैं। आप देखिए कि उसमें किसका क्या चरित्र है। और वो मैं बार बार यही बोलता हूं कि 3 तरफ से आक्रमण है, और उसका जो सबसे मुख्य दस्ता है, जो हरावल दस्ता है, उसमें पहचानने की जो बात है, अब लोग पहचान रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू तकनीक। लोग पहचान रहे हैं, उनको थू थू भी कर रहे हैं, चाहे वो रवीश पांडे हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो विनोद कापड़ी हो। आप किसी की वॉल पर जाइए, भले ही 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1.9 मिलियन तो गरियाने के लिए ही वहां जाते हैं, या आईना दिखाने कि भैया ये आईना है, इसमें देख लो। जैसे अभी आशुतोष की आप संजय सिंह पर पोस्ट देख लीजिए, और उसके बाद आप कमेंट्स देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें 1-8% भी उसके समर्थन में है। तो गिरोहियों का जो है ना, जी दादा, मैं बस अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ। जी आप व्यालोक भाई आप समाप्त कर ले बात। हाँ नहीं, 1 मिनट, मेरी बैटरी बिल्कुल जाने वाली है, मैं कभी भी चला जाऊंगा, बस ये ठीक बताना है, चाहता हूँ। बस मैं भी कंक्लूड ही कर रहा था
कि ये जो गिरोही हैं, ये जो हरावल दस्ते वाले हैं, इनकी पहचान भी हो रही है। इस्लाम वैचारिक तौर पर बहुत खोखला है, क्योंकि उसमें विचार तो है ही नहीं। 300 साल बाद बैठ के उसका पहला संकलन हुआ है ईरान में, और यह बात मतलब डॉक्यूमेंटेड है। 300 वर्षों तक तो वहां मारकाट चलती रही, 4 खलीफाओं तक, 4 पीढ़ियों तक, और फिर सुन्नी शिया विवाद और ये वो। तो जब वो एक सभ्यता में प्रवेश किया उन्होंने ईरान में, आप 1800 ईस्वी तक देख लीजिए मक्के मदीने की तस्वीरें। वो तो भला हो अमेरिकियों का जो उन्होंने वहां तेल खोज दिया, और आज वही तेल बेच के वही वो अमेरिका पर 9/11 करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कलई खुल रही है। अब देखना केवल ये है कि उनके घर से, मैं अंतिम सेंटेंस यही कहना चाहता हूं कि हिंदू भगवत गीता पढ़े न पढ़े, रामायण पढ़े न पढ़े, हर एक हिंदू को कुरान जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये जितने लोग बोलते हैं ना कि शांति का मजहब है, जितने लोग ये 5 बार अजान को ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये क्या बोला जा रहा है और कुरान में क्या क्या है। कुरान को जरूर पढ़ें हर एक हिंदू। ठीक है। और पूरी हम लोगों ने लगभग पिछले 35-40 मिनट की जो बातचीत की, उसमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हम सारे वैश्विक स्तर पर एक नए तरह के युद्ध में है। और ये नया तरह का युद्ध नहीं है दर्शकों, हमें माफ कीजिए, ये तो जाना पहचाना युद्ध है, और इसके तमाम बानगियां पूरे विश्व में मौजूद हैं। हमारे हर घरी, मोहल्ले, शहर, गांव, कस्बे के आसपास यही मानसिकता है और पूरी तरह से मौजूद है। रही बात सह अस्तित्व जैसे जुमलों की, तो वो फेल होता हुआ आज भी दिखा है और इससे पहले भी लगातार दिखता रहा है। तो ऐसे में कुल मिला के हमारा आपका नींद से जागना ही एक इलाज है, और संभवतः वही अस्थायी इलाज है। इसमें कुछ शुभ भी है, कुछ अशुभ भी है। अशुभ यह है कि हम अभी भी लगता है, जैसे बाबा रामदास जी ने कहा, कि सोए हुए हैं। लेकिन वहीं व्यालोक जी की बात एक आशा भी जगाती है कि नहीं, लोग अब समझ रहे हैं और प्रतिकार कर रहे हैं। अभी हो सकता है जबानी प्रतिकार कर रहे हो, लेकिन इस तरह से सड़कों पर, इस तरह से घरों में घुसकर, इस तरह से जब गोलियां मारी जाएंगी, आतंक होगा, गर्दनें काटी जाएंगी, सरतन से जुदा होने का माहौल होगा, तो टमाटर कटता देखकर बेहोश होने की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ न कुछ जरूर हासिल हुआ होगा। तो आइए अपने दोनों अतिथियों का आज धन्यवाद करते हैं। बाबा रामदास जी, आपकी बैटरी जाने से ठीक पहले हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं और आप हमारे साथ स्क्रीन पे हैं। व्यालोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आप हम तीनों को आज के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।